एक दौर था जब बाबूसा धारा 370 हटाने के लिए भी अपने साथियों के साथ आंदोलन करते थे, राम मंदिर के लिए करते थे। आज राम मंदिर भी बन रहा है, 370 भी हट चुकी है। कांग्रेस से हैं प्रताप सिंह जी खाचरियावास, उनसे कैसे रिश्ते हैं आपके? चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो ही पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। किसी चीज़ की आवश्यकता है तो योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति 8 सिविल लाइन से पहुंचे, उस चीज़ की आवश्यकता है। पायलट साहब इंडिविजुअली, पायलट साहब बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। शर्म आती है कि आदमी राजस्थान का मुख्यमंत्री है। 2023 में कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष बैठाने की स्थिति में नहीं होगी राजस्थान विधानसभा में। आती है भारतीय जनता पार्टी, बहुमत से सरकार बना पाती है, तो वहाँ पे भी सीएम की कुर्सी के लिए लड़ाई चलती रहेगी। सीएम तो वही बने रहो, गहलोत बाबू जब तक बैठे हुए हैं और वही हुआ। ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी से अल्पसंख्यक वोट मतलब दूर रहते हैं, आज भी किनारा करते हैं? नमस्कार, मैं रितेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का द उड़ान साथ साथ में। आज की खास मुलाकात भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति व राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे श्रीमान भैरव सिंह जी शेखावत के नाती श्रीमान अभिमन्यु सिंह जी राजवी के साथ। अभिमन्यु सिंह जी राजवी जो अपने सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, कार्यकर्ता या जो इनके अपने क्षेत्र के लोग हैं जो इनसे मिलते हैं, अक्सर उनसे यही फीडबैक मिलता है कि उनका व्यवहार शानदार रहता है हमारे साथ। एक बढ़िया तरीके से वो बातचीत करते हैं, हमें वक्त देते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आइए मुलाकात करवाते हैं आपके श्रीमान अभिमन्यु सिंह जी राजवी से। नमस्कार सर, स्वागत करता हूँ आपका द उड़ान साथ साथ में। सर, सबसे पहले हम आपका एक विस्तृत परिचय हम जानना चाहेंगे कि आप राजस्थान के भांजे के रूप में ही हैं हमारे सामने। तो आपका विस्तृत परिचय, जिसमें आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, आपका पैतृक गांव कौन सा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानना चाहेंगे। मूलतः हमारा परिवार बीकानेर के पूर्व राज परिवार के सदस्य रहे हैं और हमारा पैतृक गांव बेणीसर जो डूंगरगढ़ तहसील में है, बीकानेर ज़िले में। और अगर शिक्षा की बात है तो मैंने अपनी शुरुआती शिक्षा जयपुर से शुरू करी थी। एसएमएस स्कूल में मेरी पढ़ाई चालू हुई और उसके बाद में हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली में संस्कृति स्कूल में मैंने अपना स्कूलिंग पूरा करा और उसके बाद में अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी करी। जिसके बाद से राजस्थान के एक जो राजनीतिक परिवार से होने के कारण जो एक स्नेह की विरासत मिली है मुझे, उसको संभालने के लिए मैं अपने शिक्षा के बाद से इसी कार्य में लगा हुआ हूँ। सर, आप बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं, अटल जी से आप मिले, मोदी जी से आप मिले और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप मिलते रहते हैं। तो सर, कौन से अनुभव है जिनको जो आप वहाँ से लेके आते हैं? कैसे अनुभव आपको वहाँ से मिलते हैं? देखिए, वो अनुभव इतने हैं कि उसे शायद अभी बताने लगूं तो आज का दिन पूरा समाप्त हो जाए। बचपन से यही अनुभव हमें मिले हैं और बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे नेताओं, मान श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय अडवाणी जी, श्रद्धेय मुरली मनोहर जोशी जी से लेकर के आज की जो हमारे नेतृत्व है, उनके साथ में जो समय बीता है, उनका जो सानिध्य मिला है, बहुत अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। लेकिन यही कह सकता हूँ कि हमारी एक सौभाग्य ये है कि जिस पीढ़ी के साथ हमने शुरुआत की, देखा उन्हें, हमने उनसे सीखा, और जिस पीढ़ी के साथ आज काम करने का मौका मिल रहा है, इन दोनों में सबसे बड़ी समानता है कि अपनी आइडियोलॉजी और विचारधारा के प्रति जो उनका कमिटमेंट है, और इतनी सरलता है जब मिलते हैं उनसे, तो उसके बाद में ये नहीं लगता है कि आज किससे आप मिल रहे हैं। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, उनसे जिनका पुराना जुड़ाव है, पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने परिवार हैं, उनसे जिनसे भी उनका पुराना जुड़ाव है, उन लोगों के लिए, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, नड्डा साहब हों, उनके लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री नहीं हैं। उनके लिए आज भी वो उसी पुराने परिवार के वरिष्ठ सदस्य के रूप में संभालते हैं। और इसीलिए इसे भी अपना सौभाग्य मानते हैं कि एक ऐसी पार्टी के हम लोग जुड़ाव है, ऐसी पार्टी से जिसमें आज भी इस तरह के एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है। सर, बाबूसा, हम राजस्थान वासियों के सबके बाबूसा आपके नाना श्री, उनके साथ आपने एक लंबा समय बिताया है, तो उनके साथ बिताए कुछ पल, कुछ स्मृतियाँ जो आपके मानस पटल पे आज भी हैं, हमारे साथ साझा करना चाहें आप? देखिए, अगर नेताओं के साथ बिताए हुए स्मृतियों में आज का दिन बीत जाएगा तो नानोसा के साथ की स्मृतियों में तो शायद न जाने कितने दिन बीत जाएंगे। लेकिन कुछ खास सर कि जो मतलब आज भी एक तो वो बात जहन में चलती रहती है, मानस पटल पे है ऐसी कुछ? उनकी कई ऐसी बातें नहीं, क्योंकि मैंने अब मुझे सौभाग्य ये मिला कि स्कूल में था, उस समय भी स्कूल में कम रहता था और वो कहीं पधारते थे तो उनके साथ घूमना, उनको देखना, उनसे ये देखना कि वो कैसे लोगों से मिलते हैं, किस तरह से वो काम लोगों के करवाते हैं, किस तरह से उनका भाषण होता है, सब कुछ। इसमें यही कहूँगा कि कुछ ऐसे किस्से हैं जिसमें यही देखा कि उतने बड़े वो इसलिए शायद बन पाए थे कि उनकी जड़ें, उनका पाँव बिल्कुल ज़मीन पर थे। और ख़ासकर राजस्थान में जो हम देखते थे, गाँवों में जब जाते थे, हर गाँव में 2-3 जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको नाम से बुलाना, उनको मजाक करना। जैसे एक बहुत फेमस किस्सा है कि बाड़मेर में जब बाढ़ आई थी, 2005 या 6 की बात है, तो जैसलमेर से बाड़मेर की तरफ जा रहे थे तो एक गांव आया, शायद झिझनियाली गांव था वो,
और वहाँ जाकर एक बुज़ुर्ग को उन्होंने देखा कि वो साइड में खड़ा था, हाथ में माला लिए हुए, और उसका पोता उसको लेके खड़ा था। तो गाड़ी उन्होंने धीरे करवाई और उसको पुलिस वालों को कहा उसको लेकर आओ मेरे पास में। जैसे ही वो पास में आया तो उसको देखते कहते हैं, अरे बहरा राम, तू अभी मरा नहीं क्या, तू जिंदा है? तो उसको एक एक आदमी को, उस दूर गांव, कहाँ आप सोचिए, बाड़मेर से इंटरनेशनल बॉर्डर के पास का एक गांव, और वहाँ के उस बहरा राम को बाय नेम जानना, उसको देख के और इस तरह से छेड़ना। कोई नेता होता तो आइए बहुत बहुत धन्यवाद, माला अपने हाथ में ले लेते जैसे आजकल हम देखते हैं, लेकिन उससे बात करना, उसको छेड़ना, तेरी पेंशन कितनी आ रही है, तेरा ये कैसे हो रहा है, बच्चे तेरा ध्यान रख रहे हैं नहीं रख रहे, ऐसा जुड़ाव जो था वही सीखा, और उसी को मैं अपने अंदर लेकर अभी चलने का प्रयास कर रहा हूँ, और उसी में बहुत मज़े भी आ रहे हैं। सर, एक दौर था जब बाबूसा धारा 370 हटाने के लिए भी अपने साथियों के साथ आंदोलन करते थे, राम मंदिर के लिए करते थे। आज राम मंदिर भी बन रहा है, 370 भी हट चुकी है, तो उनके सपने आज साकार हो रहे हैं, तो कैसा क्या महसूस होता है, कैसा क्या लगता है? खाचरियावास गांव का युवा जिसने पुलिस की नौकरी छोड़ी थी और निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म भरा, और उनको जब जनसंघ का टिकट आया, उन्हें राम राज्य परिषद के लोगों ने कहा कि हमारे कैंडिडेट का टिकट विड्रॉ हो गया है, रिजेक्ट हो गया है, आप सिंबल ले लीजिए, उन्होंने मना कर दिया। जनसंघ का सिंबल उन्होंने लिया, और इसलिए लिया कि उनके मन में कहीं ना कहीं एक धारणा थी कि अगर हमारा हिंदुस्तान अब एक हुआ है तो वो हिंदुस्तान एक रहना चाहिए। तो 1952 में ये उनके मन में विचार आना और जनसंघ से जुड़ना कि कश्मीर में 370 की धारा नहीं होनी चाहिए, एक देश में दो निशान, दो प्रधान और दो विधान नहीं होने चाहिए। उन्होंने तो लड़ाई 1952 से करी थी, और शायद उन्हें सोचा उन्होंने भी नहीं होगा कि क्या एक ऐसा समय आएगा जब हमारी पार्टी, जिस पार्टी के वो इकलौते सदस्य रह गए थे एक समय विधानसभा के अंदर, जिस पार्टी को स्थापना के समय वो कुछ 10-15 चुनिंदा लोग थे जिन्होंने इस पार्टी का विचार करके और इस पार्टी की स्थापना की थी, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि एक ऐसा समय आएगा जब लोकसभा के अंदर 300 से अधिक सदस्य हमारी पार्टी के होंगे, जब राज्यसभा में हमारी मेजॉरिटी होगी, और राज्यसभा में हम बैठ करके और धारा 370 हटाने का बिल पारित होगा। शायद उन्होंने सोचा तो नहीं था। बात अगर राम मंदिर की आती है तो सबसे पहली मुख्यमंत्री की कुर्सी अगर किसी की कांग्रेस सरकार ने छीनी थी, नरसिम्हा राव सरकार ने, राम मंदिर मुद्दे पर, तो वो श्रद्धेय शेखावत साहब की सरकार थी, जिसे 92 में उन्होंने बाबरी विध्वंस के बाद में सस्पेंड कर दिया था। तो उस समय उन्होंने एक बात कही थी, उसका वीडियो अब आज बहुत वायरल होता है राजस्थान में। उन्होंने कहा कि मैंने खूब राज जाते हुए देखे हैं, राजा महाराजाओं के राज गए, बड़े बड़े नेताओं के हाथ से राज गए, अंग्रेज़ों के हाथ से राज चला गया। अगर भगवान राम के लिए मेरा भी राज जा रहा है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। एक वादा है मेरा कांग्रेस से कि मैं भी लौटूंगा, मेरी सरकार भी लौटेगी, और अयोध्या में एक दिन रामलला भी लौटेंगे। तो उन्हें उस बात का विश्वास था। और अगर 1990 में जो चंद्रशेखर जी ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में शेखावत साहब थे, उस कमेटी में शरद पवार जी थे, उस कमेटी में मुलायम सिंह यादव जी थे, अगर उस कमेटी की जो सिफारिश थी उसे लागू करने दिया जाता तो राम मंदिर आज से 15 साल पहले बन के तैयार हो चुका होता। ये सब जो हुआ है इसके पीछे की भी बहुत लंबी कहानियां हैं, और वो धीरे धीरे निकल के बाहर सबके सामने आ रही हैं। आप खतरियाल से भी जाते हैं अपना ननिहाल? बहुत जाता हूँ, लगभग महीने में एक बार जाता हूँ, और बहुत स्नेह मिलता है। और आज भी वहाँ जाकर अपने सभी हमारे ननिहाल वालों के साथ बैठते हैं और समय व्यतीत करते हैं। आज भी शेखावत साहब ने एक विरासत के नाम पे, संपदा के नाम पे 4 बीघा की ज़मीन है, उसको संभालते हैं। आपके मामोसा भी भारतीय जनता, आप कांग्रेस, आप भाजपा से हैं, आपके मामोसा कांग्रेस से हैं, जी। प्रताप सिंह जी खाचरियावास। जी जी, उनसे कैसे रिश्ते हैं आपके? बहुत अच्छे हैं हमारे। एक्चुअली किसी पूरे परिवार में सिर्फ प्रताप सिंह जी नहीं, उनसे पहले भी हमारे कई रिश्तेदार हैं जो कांग्रेस में चले गए थे। तो उनसे पार्टियों से रिश्ते कभी ख़राब होने तो हमने बचपन से सीखे ही नहीं। नानोसा के सबसे बढ़िया मित्र सभी कांग्रेसी हुआ करते थे, क्योंकि विधानसभा में वो तो अकेले होते थे, 4-5 जने होते थे जनसंघ के, और कांग्रेस के 150 लोग होते थे, तो उनसे उनकी मित्रता थी। तो पारिवारिक रिश्ते के सामने पार्टी क्या करेगी, पार्टी कोई भी बदलती रहे। अपन प्रदेश की बात करें अभी थोड़ा कुछ जी, तो वर्तमान में भी जो सरकार चल रही है, उठा पटक का खेल उसमें चल रहा है। अभी गहलोत साहब बोल रहे हैं कुर्सी मैं लूंगा, पायलट साहब उसको खींचने में लगे हैं, तो कैसा क्या देखते हैं इस पूरी सरकार को भी, कैसा क्या चल रहा है राजस्थान में? कबीरदास जी का एक दोहा है कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो ही पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो राजस्थान में सरकारें खूब आई हैं, खूब गई हैं। मैं जब जन्मा था तब नानो साहब मुख्यमंत्री थे, तब से राजनीति में इंटरेस्ट लिया, छोटा सा था तब से। सरकारें हमने खूब देखी हैं। इस तरह का जो हालात है ये कभी नहीं देखे। गहलोत साहब का एक समय में प्रशंसक हुआ करता था कि यार कांग्रेस के हैं लेकिन आदमी अच्छे हैं, पॉलिसीज़ कुछ कुछ अच्छी लाते हैं। इन पिछले 4 सालों में उन्होंने कोई ना तो ऐसी पॉलिसी आई जिससे किसी का भला हो सके। जो
उनके अंदर भी इस तरह का मैंने एजिटेटेड आदमी पहली बार देखा, क्योंकि शायद उनको पहली बार सामने से किसी ने कंपटीशन दिया है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि पिछले 4 साल के अंदर राजस्थान की हालत जो ख़राब हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि मुख्यमंत्री निवास में बैठे व्यक्ति को खुद की कुर्सी की बहुत ज़्यादा चिंता थी। इस बात की चिंता उन्हें 1% नहीं थी कि अगर प्रदेश में क्या होगा, उन्हें पता है चुनाव तो हारने हैं, तो 5 साल तक कम से कम हम यहाँ बैठे रहें। इस तरह का मेरे हिसाब से जो घटनाक्रम हुआ है, उससे मेरे मन में गहलोत साहब की भी छवि, मेरे ही नहीं पूरे राजस्थान में गहलोत साहब की जो छवि थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी की जो बचा कुचा हाल था वो सबको दिख ही रहा है क्या हो रहा है। लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जो राजस्थान को में हुआ, खासकर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मेरे हिसाब से इतना बुरा हाल हमने कभी नहीं देखा। हमेशा हर दिन आप अखबार उठाएं, हमारे यहाँ रेप केस बढ़ते जा रहे हैं, दलितों के ऊपर जो अपराध है उसमें हम आज टॉप पर आ गए, महिलाओं के लिए हम सबसे अनसेफ जगह बन गए। आज हमारे यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं मर्डर्स और गैंग वॉर्स डे बाय डे होते जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब राजस्थान को अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति 8 सिविल लाइन्स में पहुंचे, उस चीज़ की आवश्यकता है। इफ़ आई आस्क यू पर्सनली, पायलट साहब के बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, पायलट साहब को से मेरा जितना भी इंटरेक्शन हुआ है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, संजीदा हैं, और लेकिन एट द सेम टाइम मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जिस तरह से हमारे यहाँ मानते हैं कि उनकी वजह से कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस की सरकार इसलिए आई थी कि हमारी कमज़ोरी थी, हमारी सरकार में कुछ कमज़ोरियाँ रहीं, आपस में डिफरेंसेस रहे, जिसकी वजह से कांग्रेस आ गई। और आज उसका किसी को श्रेय दिया जाए तो मैं वो नहीं मानता। पायलट साहब इंडिविजुअली, पायलट साहब बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन मैं पॉलिटिकली नहीं मानता कि मैं उनके किसी भी स्टैंड का समर्थक हूँ। आपने कहा कुछ कमियां हमारी पार्टी में रही उस समय, जी, तो क्या वो दुरुस्त हो चुकी है अब? 100% हो चुकी हैं। तो 2023 में 100% 2023 में अगर हम लोग कुछ गलतियां हमसे नहीं हो गई तो राजस्थान के इतिहास में ही नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। अगर कुछ गलतियां हमने ही नहीं कर दी तो अभी के जो हालात हैं उसमें नहीं लगता कि वो गलतियां होंगी। और आई एम वेरी श्योर कि राजस्थान के अंदर एक ऐसा रिजल्ट आएगा 2023 में जिसे आगे जाकर और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा कि 2023 राजस्थान की विधानसभा चुनाव में क्या नतीजा आया था। अब तो राजेंद्र जी घुड़ा वाले बयान पे उन्होंने भी कहा कि 4 विधायक आएंगे तो फॉर्च्यूनर में जाके बद्रीनाथ केदारनाथ। गुड्डा साहब के बयान तो वो उस हालात पे बदलते हैं कि वो अभी गहलोत साहब के साथ हैं तो कुछ बयान अलग होते हैं, पायलट साहब के साथ है तो बयान अलग होते हैं। मेरा बयान बिल्कुल यही रहेगा बिल्कुल नहीं बदलने वाला। फॉर्च्यूनर वाली स्थिति का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ ये स्थिति सही है कि 2013 से कम कांग्रेस पार्टी का नेता प्रतिपक्ष बना था। 2023 में कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष बैठाने की स्थिति में नहीं होगी राजस्थान विधानसभा में। मैंने पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के इंटरव्यू किए हैं जी, दीप्ति जी माहेश्वरी हुई या निर्मल जी कुमावत या रामलाल जी शर्मा जी, तो एक बात कॉमन निकल के आई वहाँ से जी, कि वो कहते हैं गहलोत साहब के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया रहता है। जी, बिल्कुल, उनके विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सिर्फ यही नहीं, थाने के अंदर एसएचओ से लेके कांस्टेबल कौन लगेगा ये कांग्रेस के प्रत्याशी तय करते हैं। अगर वो गहलोत साहब के गुट के हैं तो, पायलट साहब के गुट के हैं तो उनको ये अधिकार नहीं है। और बीडीओ कौन लग रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, अगर हम हमारे शहरी क्षेत्र की बात करें तो नगर निगम में डीसी कौन लगेगा, जेडीए में डीसी कौन लगेगा, पीएचडी में कौन इंजीनियर लगेगा, ये सब निर्णय वो लेते हैं और वो लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पार्टी के काम करने की रोकने के लोग प्रयास करते हैं विधायकों के, हमारे यहाँ तो नहीं कर पाए क्योंकि हमने लट से काम कराया और आगे भी करा लेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और अब तो महीने 2 महीने के अंदर जो अधिकारी बदलने वाले हैं वो तो सबको पता है, वे जो नए नए आए हैं कांग्रेस नेता उनको भी पता चल जाएगा। 3 महीने बाद में यही अधिकारी जो उनका फ़ोन नहीं उठाएंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा। आपके पिताजी विद्याधर नगर से विधायक हैं, तो क्या वहाँ पे भी जो विकास के कार्य कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं? 100% प्रभावित होने का प्रयास हुआ, काफ़ी प्रयास हुआ, लेकिन हमने उसमें कोई विघ्न आने नहीं दिया क्योंकि राजवी साहब इतने सीनियर विधायक हैं, 5वीं बार विधायक हैं और कानून के जानकार रहे हैं, खुद प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, तो उनके सामने ज़्यादा कर नहीं पाए। कुछ लोगों ने अति करी और जब उन्होंने अति करी तो उनको हमने उसी हिसाब से डील भी किया हमारे यहाँ। लेकिन सबसे विचित्र बात है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो विधायक कोटे की सड़क बन रही होती है उसके सामने भी नारे लेके पहुँच जाते हैं कि ये तो मैंने बनाई है, और ट्यूबवेल होता है तो वहाँ पहुँच जाते हैं मैंने बनाई है। सीएम साहब को हमने आग्रह करके एक सैटेलाइट हॉस्पिटल पास कराया तो उन्होंने होर्डिंग लगा दिया मैंने बनाया है, तो फिर मुझे जाके बताना पड़ा यार सीएम साहब को लेटर हमारे पास आया है कि आपके कहने पर हमने ये सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए ज़मीन अलॉट कर दी है। उसमें भी वो खुद श्रेय ले रहे हैं और उसमें फिर अधिकारी साथ में जाते हैं, उनके 2-3 अधिकारी तो उनकी गाड़ी के पीछे घूमते रहते हैं। घूमने कोई दिक्कत नहीं है।
अभी जो वर्तमान में प्रदेश में चल रहा है कुर्सी की लड़ाई पायलट साहब और गहलोत साहब के बीच में जी तो एक बात और निकल के आती है कि भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे गुट हैं जी और अगर सत्ता में आती है भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बना पाती है तो वहाँ पे भी सीएम की कुर्सी के लिए लड़ाई चलती रहेगी। क्या आप हमारे यहाँ गुट आज पहली बार नहीं बने हैं। बीजेपी के अंदर इतने वरिष्ठ नेता शुरू से रहे हैं और जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं और एक उसको नाम दिया जाता है गुट। तो जब शेखावत साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी उन्हीं के साथ में उन्हीं कैबिनेट में बहुत वरिष्ठ कद के मंत्री होते थे। उप मुख्यमंत्री थे हरिशंकर जी भाभड़ा, मंत्री थे ललित किशोर जी चतुर्वेदी, रघुवीर सिंह जी कौशल, सतीश चंद्र जी अग्रवाल, सब बहुत बड़े कद के नेता हुआ करते थे। तो उस समय भी भंवर लाल जी शर्मा हुआ करते थे, तो उस समय भी उनके साथ के कुछ विधायक होते थे, उनके साथ के कार्यकर्ता होते थे और यही वसुंधरा जी के समय भी हुआ। लेकिन अब ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे वसुंधरा जी बीकानेर जाती हैं तो भयंकर भीड़ आती है, उसी दिन सतीश जी पूनिया छबड़ा में होते हैं तो वहाँ भी भयंकर भीड़ आती है, गजेंद्र सिंह जी उसी दिन झुंझुनू में होते हैं तो वहाँ भी भीड़ आ रही है। तो हमारे तो गुट जितने भी हैं वो पार्टी को बढ़ा ही रहे हैं, इनकी तरह जो गुट पार्टी को खा नहीं रहे। हमारे यहाँ जितने गुट होते जा रहे हैं उससे पार्टी जितने हमारे नेता बढ़ रहे हैं उतने ही हमारे कार्यकर्ता भी बढ़ रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमारे तो 2 ही मुख्यमंत्री के चेहरे हैं लेकिन भाजपा में तो 10-12 मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। उसका कारण है क्योंकि हमारे यहाँ पे कार्यकर्ताओं को और नेताओं को सपने देखने अलाउड है। कांग्रेस की तरह नहीं है कि अशोक गहलोत जी जब तक जीवित हैं तो वही सीएम बनेंगे, चाहे मदेना साहब आ जाएं, चाहे जोशी साहब आ जाएं, चाहे पायलट साहब आ जाएं, सीएम तो गहलोत साहब को ही बनना है। मैंने कहा था हमारे यहाँ भी कुछ थे जो सचिन पायलट जी के चक्कर में कांग्रेस को वोट दे रहे थे, मैं कहा सीएम तो वही बने लोग, गहलोत बाबू जब बैठे हुए हैं और वही हुआ। और बाद में वो कहते भी हैं अब कि आपने सही कहा था। तो हमारे यहाँ सपने देखना अलाउड है और हमारे यहाँ खूब कार्यकर्ता हैं, लेकिन सभी हमारे नेता यही मानते हैं कि जो निर्णय, जैसे अभी निर्णय हो चुका है पार्टी का कि हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे राजस्थान में, और उसके बाद में जो विधायक बैठ के निर्णय करेंगे, जो आलाकमान निर्णय करेगा उसके साथ सभी खड़े रहेंगे और उसके बाद में शासन जब चलेगा तो एक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी मिलकर शासन चलाएंगे। अभी जैसी स्थिति नहीं होगी कि मुख्यमंत्री की कैबिनेट के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो मुख्यमंत्री जी के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं कैबिनेट मीटिंग से बाहर जाते ही, वो नहीं होगा। वे अब राजनीति में सक्रिय हैं, प्रदेश की राजनीति में एक्टिवली काम कर रहे हैं। आपके पिताजी विद्याधर नगर से विधायक हैं, वहाँ के लोगों के साथ आप मिलते जुलते रहते हैं, तो 2023 के चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी प्रदेश की राजनीति में? क्या चुनाव लड़ेंगे आप भी? हम जब छोटे थे तब से हमें यही सिखाया गया है कि अपने बारे में नेतृत्व लेने का अधिकार हमें नहीं है, अपने बारे में निर्णय लेने का अधिकार हमें नहीं है। हमारे बारे में जो भी निर्णय होगा वो हमारा संगठन लेगा, हमारा विचार परिवार लेगा और वही हमारे लिए स्वीकार्य है। उसमें हम अपने खुद नहीं सोच सकते कि हम क्या निर्णय लेंगे। पर्सनल ओपिनियन कोई मतलब विचार मन में पार्टी संगठन जिस भी लायक समझेगा, वो समझेंगे चुनाव लड़ने के लिए स्थिति है तो उसके लिए तैयार हूँ, वो ये कहेंगे कि नहीं आपको चुनाव लड़ाने की वाली टीम में रहना है तो उसके लिए तैयार हूँ, वो कहेंगे कि आपको सिर्फ यहाँ बैठ के मॉनिटरिंग करनी है कार्यालय में तो उसके लिए तैयार हूँ। जो पार्टी मेरे लायक काम समझेगी चुनाव में उसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन एक्टिव रोल निभाऊंगा। अपना गिलहरी का जो एक योगदान था राम सेतु बनने में, वही राजस्थान की 2023 की सरकार बनने में हमारा योगदान रहेगा, चाहे नल नील जितना रहे या गिलहरी जितना रहे, लेकिन योगदान हमारा ज़रूर रहेगा। अभी राहुल गांधी जी भारत जोड़ने के लिए निकले हैं, भारत जोड़ो यात्रा पे जी, किस तरह से देखते हैं इस यात्रा को? क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है उनको या फिर एक नई जान फूंक पाएंगे वो कांग्रेस पार्टी में? प्रियंका जी गई थी उत्तर प्रदेश में जान फूंकने के लिए और वो पार्टी फूंक कर आ गई थी। तो आई डोंट नो, मैं इसमें कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता कि वो अपने पार्टी को रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं, करें। एक ट्विटर पे कोई उनका भाषण का मैंने 8 मिनट का वीडियो देखा था और मुझे वीडियो सुनने के बाद लगा कि मैंने अपने 8 मिनट बर्बाद किए हैं। तो जब तक उनका कुछ विजन क्लियर नहीं होगा, क्या कहना है ये क्लियर नहीं होगा, तो सिर्फ पदयात्रा से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर मन में सालासर बालाजी या खाटू श्याम जी के प्रति आपकी आस्था नहीं है, रामदेव बाबा के प्रति आस्था नहीं है, लेकिन पदयात्रा आप कितनी कर लें तो उससे नहीं होता। हमारे यहाँ मन में आस्था होगी और फिर पदयात्रा करोगे तो फ़र्क पड़ता है। वरना कई लोग तो पदयात्रा में इसलिए जाते हैं कि वो रास्ते में लोग स्टॉल लगा के रखते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, सेवा करते हैं। तो अब ये कौन सी वाली पदयात्रा कर रहे हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, इससे अलग चलो एक सवाल बात करते हैं। एक मुद्दे पे धर्म के नाम पे जो लोग राजनीति करते हैं और जाति के नाम पे जो लोग राजनीति करते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए वो अलग अलग बातें हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि सकारात्मक जातिवाद राजनीति में होना चाहिए। सकारात्मक जातिवाद का मतलब ये है कि जिस भी जाति से आप हैं, जिस भी जाति में आपका जन्म हुआ है, जो आप शरीर से जिस जाति से हैं, आप उसके प्रति गर्व रखें और आप ये सोचें कि अगर मैं राजनीति में किसी मुकाम पर पहुंचता हूं तो मैं अपने समाज का भला कर सकूं। उसमें कुछ मैं नेगेटिविटी नहीं देखता, लेकिन
अगर राजनीति हम इस शर्त पे करें या हम जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को भिड़ा के अपने एकत्रित होकर राजनीति करना चाहें और उससे हम बढ़ना चाहें, तो वो लॉन्ग टर्म की राजनीति नहीं होती, उससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। आज हमारे गाँव में जो परिस्थिति है, आज से 20-40 साल पहले, 50 साल पहले गाँव में कितना एका हुआ करता था। गाँव के लोग, अगर गाँव की बेटी आती थी अपने ससुराल से, पीहर आती थी, तो वो सबके घरों में जाती थी, सब उसको बुलाते थे, उसका लाड करते थे। आज हमारे यहाँ बिल्कुल एक दुश्मनियाँ पैदा हो गई गाँव में। ये सब जातिवाद की वजह से हुआ। सरपंच के चुनाव में जातिवाद हमने देखा बहुत बढ़ता है, यूनिवर्सिटी के चुनाव में बढ़ता है, विधानसभा लोकसभा में भी जातिवाद होता है, लेकिन उस लेवल पर नहीं होता जितना माइन्यूट लेवल पर इन चुनावों में जा रहा है, और इससे बहुत भारी नुकसान होने की बात है। राजस्थान की बात करें तो हम राजस्थान के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर अभी कहीं बातचीत नहीं करते, कहीं हम उन इश्यूज़ को उठाते नहीं हैं, हम जाति के नाम पर ही लगे रहते हैं, उससे नुकसान होना लाजमी है। बात आती है धर्म की राजनीति की, तो धर्म की राजनीति दो प्रकार की है। जैसे या तो हमारे ऊपर जो आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, हम धर्म की राजनीति करते हैं। हमने ओपनली कहा, डे वन से कहा कि अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाना ये हमारा राजनीतिक एजेंडा है। हमने इसको एक शर्त बनाई कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम ऐसा कार्य करेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे कि वहाँ पे राम मंदिर बने। हमने छुप के राजनीति नहीं करी, लेकिन सत्ता में आकर एक सिर्फ किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट करके, प्रधानमंत्री की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री अटल जी आए, मोदी जी आए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारत के जो रिसोर्सेज हैं उन पर पहला अधिकार हिंदुओं का होगा। लेकिन जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री आए, जिनको हमने एक देव स्वरूप, हमने उनकी छवि देखते थे, उनके मुंह से कहलाया गया कि देश के रिसोर्सेज में पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो इस तरह से एक मुस्लिम वोट बैंक, एक बहुत पावरफुल वोट बैंक है, उसके लिए जो इन्होंने प्रयास किया, उसमें मैं मानता हूँ धर्म की राजनीति आई है। नहीं तो आज से कुछ साल पहले तक बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के वोट भी बीजेपी को आते थे, बहुत बड़ी तादाद में कट्टर हिंदुओं के वोट कांग्रेस को भी जाते थे, समाजवादी पार्टी को भी जाते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, सिर्फ रिलीजन के नाम पर होता जा रहा है, और उसका नुकसान अगर किसी को होगा तो सिर्फ देशवासियों को होगा, आने वाली पीढ़ियों को। क्या भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक वोट अपनी तरफ लाने के लिए कुछ करने में है, कुछ इरादा रखती है? हम अगर अल्पसंख्यक वोट अपने तरफ लाने के लिए कुछ करते तो आज हमारी परिस्थिति नहीं होती कि हमारे को 1% वोट नहीं देते। हम ये राजनीति नहीं करेंगे। हम राजनीति जिस प्रकार की करते आए हैं, जिसमें पूरे देश के लिए हम एक साथ राजनीति करें, पूरे देश के लिए पॉलिसी जो बनती है। जब मोदी जी के द्वारा आज अगर गेहूं बांटा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को बांटा जा रहा है जिन्होंने 80% वोट बीजेपी को दिए हैं। सब उस गेहूं का, उस अनाज का फ़ायदा उठा रहे हैं, सब वो अनाज लेके जा रहे हैं। अगर आज उनके द्वारा उज्ज्वला योजना आई या जो भी स्वच्छ भारत मिशन आया, आज हर घर जल का जो जल जीवन मिशन चल रहा है, वो सभी के लिए चल रहा है। इन पॉलिसीज़ से, अगर जनहित की जो पॉलिसीज़ हैं, उनके कारण हमारे साथ में जुड़ना चाहिए। और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में मैं गारंटी से कह सकता हूं, अल्पसंख्यकों की अगर किसी ने कार्य किया है, अल्पसंख्यकों की मदद करी है, अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाबरी को लेकर के सारे चले जाते हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे अगर एक तरीके से देखें साउथ एशिया के अंदर सबसे पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल मुसलमानों का है तो अजमेर दरगाह शरीफ है। आज तक कांग्रेस ने उस अजमेर दरगाह में 1 रुपये का कार्य कराया हो कि ज़ायरीनों के लिए कुछ सहायता हो जाए, उनका दर्शन करने का जो है वहाँ पे उन्हें मदद हो जाए, 1 रुपये का काम नहीं किया। और ये शेखावत साहब ने, उनके बाद में जो हमारी सरकारें बनती आई हैं, जिसमें 20 करोड़ का काम 1990 की उनकी सरकार में हुआ था, क्योंकि लाखों लोग जहाँ आते हैं, वो हमारे राजस्थान की शान है, उस जगह को हम अच्छे से पोर्ट्रे कर सकें, जो ज़ायरीन आए उनका आना जाना आसान हो सके, वो काम तो हम कर रहे हैं। कांग्रेस ने वहाँ पे क्या किया? वो तो बरगलाते रहते हैं बाबरी के नाम पे, अयोध्या के नाम पर। तो आप साफ तौर पे ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ अल्पसंख्यकों को वोट बैंक समझती है बस? बिल्कुल समझती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उनकी शिक्षा पे कोई कांग्रेस क्या करा गया है शिक्षा के लिए आज तक, बताएं आप? मदरसा के अंदर, जैसे ये मोदी जी का ही सोच था कि मैं ये चाहता हूँ कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में लैपटॉप हो, ये कौन से कांग्रेस नेता ने आज तक बोला? क्या उनकी तरफ से यह प्रयास नहीं होना चाहिए था कि जो कम्युनिटी हमारे को 90% वोट देती है, उनका हम कुछ बेहतरी करें, उनका भला कर सकें? उन्होंने इस तरह का कौन सा कार्य किया है? एक भी ऐसा बताने का प्रयास करें। सिर्फ उनके एरियाज़ में जाकर अच्छे भाषण देना और उनको बार बार ये बोलना, मोदी आएगा तो ये कर देगा, मोदी आएगा तो वो कर देगा, बीजेपी आ गई तो आप लोगों को यहाँ से निकाल देगी, या आपको एनआरसी करके आपको निकाल देगी। इन्होंने तो इस कम्युनिटी को हाशिए पर लाने का पूरा प्रयास किया है। आज भी ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी से अल्पसंख्यक वोट मतलब दूर रहते हैं, आज भी किनारा करते हैं?
ऐसी क्या कमियां मानते हैं आपको, कोई कमियां हैं भारतीय जनता पार्टी में ऐसी? कम्युनिकेशन गैप शायद है, क्योंकि जितना जल्दी कांग्रेस हमारे प्रति नफ़रत उनमें फैला पाई है, उतना हम लोग उस नफ़रत को दूर कराने में हमारे लिए पॉसिबल नहीं हुआ। आज अगर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी के प्रति, योगी आदित्यनाथ जी के प्रति सभी कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइंस, रिलीजियस लाइंस, सब मानते हैं कि उन्होंने जो कार्य यूपी में किया है, उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यूपी में सुधारी है, वो उससे सभी को फ़ायदा हुआ है। अगर आप राजस्थान की बात करते हैं तो आज राजस्थान में अगर जो स्थिति खराब हो रही है, उसमें सिर्फ कोई हिंदू ही पीड़ित हो रहे हैं ऐसा नहीं है, मुस्लिम भी बराबर पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन अगर उनकी लीडरशिप ये चाहती है कि बीजेपी आउट ऑफ द वे जाकर उस तरह से इनके लिए बयान दे, जैसे कि अभी मुख्यमंत्री जी ने दिया। अगर एक श्रद्धा का जो केस हुआ, जिसमें लव जिहाद का जो केस था, उसमें मुख्यमंत्री जी का बयान सुन के लगता है, शर्म आती है कि आदमी राजस्थान का मुख्यमंत्री है। मैं कहता हूँ मारवाड़ के ऊपर एक, मारवाड़ की वो जगह जहाँ पे महिलाओं के सम्मान के लिए क्या क्या नहीं किया, उनकी आज तक इतिहास लिखा गया है कि वीर दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब की पोती को जब उनके संरक्षण में रखा था, तो कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखी, और उसका कभी ये लड़की है, ये मुस्लिम की लड़की है, ये कुरान पढ़नी चाहिए, इसको आयातें पढ़ाओ, और ये सब हिंदुओं से दूर रहनी चाहिए, इसको, ये अपने भाई बहन अलग रहें, उसको अपने संरक्षण में ऐसे रखा मारवाड़ के एक व्यक्ति ने। और आज मारवाड़ का एक व्यक्ति एक इतने घिनौने अपहरण के, इतने घिनौने हत्याकांड के लिए कहता है कि ये तो एक हादसा हो गया। तो आई थिंक ये मारवाड़ के लिए ही, मारवाड़ वासियों को सोचना चाहिए कि अब ये मारवाड़ का गांधी कहलाने लायक व्यक्ति नहीं रहे हैं। आपने अभी कहा कम्युनिकेशन गैप है कुछ, तो शायद आपने पर्सनल लेवल पे वो गैप कम कर लिया, क्योंकि अब मैं तब देखा अल्पसंख्यक कुछ लोग थे, आपसे बातचीत कर रहे थे, बढ़िया तरीके से व्यवहार था उनका भी आपका भी, तो शायद पर्सनल लेवल पे वो गैप, पर्सनल लेवल पे तो हमारा गैप है ही नहीं। तो हमें हमेशा शुरुआत में मिलते भी थे वोट, और अब नहीं भी मिलते हैं तो हम इनको जाके यही कहते हैं कि आप हमें वोट दो या नहीं दो। हम अटल जी के और भैरव सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिसमें हमें ये कहा गया है कि राजधर्म का पालन करना ही भारतीय जनता पार्टी का पहला कर्तव्य है, और हम वो करेंगे। आप चाहे हमें वोट दें या नहीं दें, अगर हम जीतते हैं तो हम आपके लिए भी, आपके भी विधायक हैं, और जिन्होंने वोट दिया है उनके भी विधायक हैं। तो और कम्युनिकेशन गैप हमारे लिए तो है भी नहीं, और ना ही भगवान करे कभी कम्युनिकेशन गैप किसी भी कम्युनिटी के साथ में पैदा हो। तो प्रदेश के युवाओं को आप कोई संदेश देना चाहें तो? मैं प्रदेश के युवाओं से एक ही आग्रह करना चाहता हूं कि मैं राजनीति में बहुत समय से हूं, और यही नोटिस कर रहा हूं कि राजस्थान की राजनीति में उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है जिससे युवाओं का फ़ायदा हो सके। हम ज़्यादा से ज़्यादा जातिवाद की, और देखें तो न्यूनतम लेवल की जो राजनीति है उसके ऊपर, उसकी एक कार्यशाला, प्रयोगशाला राजस्थान की राजनीति बन गई है। आज हमारे युवाओं को गांव छोड़कर जयपुर आना पड़ रहा है, शहरों में आना पड़ रहा है, और शहर छोड़कर, राजस्थान छोड़कर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, यहाँ जाकर अपने जीवन यापन के लिए यहाँ जाना पड़ रहा है। क्या आज भी हम उसी स्थिति में जी रहे हैं जहाँ 300 साल पहले, 200 साल पहले हमारे पूर्वजों को राजस्थान छोड़ के जाना पड़ा था? आज आप लोग उस बात, अपने मुद्दे उठाएं, अपनी ये बात उठाएं कि हमारे राजस्थान में रहकर हम अपना जीवन यापन कर सकें, हम अपने गाँव में रहकर अपने अच्छा जीवन जी सकें। उसकी राजनीति होने की आवश्यकता है। गाँव में हमारे जो खेती हो रही है, उस खेती से कैसे हमें फ़ायदा हो, खेती हमसे अभी नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर बात की जाए। हमारे को गाँव के अंदर या शहरों के अंदर हमारे बिजली नहीं है, या कोई कहीं पे पानी की समस्या आ रही है, उसको दूर किया जाए। इसकी राजनीति अगर हम करेंगे तो हम ठीक रहेगा, नहीं तो आने वाले सालों में 10 साल 20 साल तक अगर इसी तरह की राजनीति करते रहे तो फिर राजस्थान छोड़ के सबको जाना पड़ जाएगा। हम लोग बाहर, सारे हमारे यूथ चला जाएगा, और हम लोग बैठे रहेंगे हमारे राजस्थान में। गांव में बुजुर्ग बाट जुएंगे कि हमारा टाबर कदी पाछा आवेला, माकने बैठेला। ये राजस्थान बर्बाद हो जाएगा। हमें अपने राजस्थानियत की राजनीति करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट यहाँ जनरेट करना पड़ेगा, खेती का हमारा कैसे फ़ायदा हो, हमारे सोलर एनर्जी जो हमारे को इतनी मिल रही है, भगवान दे रहा है, इसका कैसे हम फ़ायदा उठाकर हमारे ग्रामीण जीवन के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकें। इस सब पर विचार करने की ज़रूरत है। इसी पे करिएगा। राजनीति से में पथभ्रष्ट मत हो जाइएगा कि हम कहीं और जाके किसी और बात की राजनीति करने लग जाएं, जिससे आने वाली पीढ़ियां हमें कोसें। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने अभिमन्यु सिंह जी राजवी से बात करके बहुत अच्छा लगा। बड़े नेक विचार हैं इनके, और जिस तरह से बाबू साहब शालीनता से जनता के साथ बैठते थे, बातचीत करते थे, नाम से उनको जानते थे, शायद उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने के आप भी प्रयास कर रहे हैं। तो देखते हैं कि किस स्तर तक ये जा पाते हैं। चुनाव लड़ने की बात जहाँ तक है तो ये साफ तौर पे पत्ते खोल नहीं रहा है हमारे सामने। ये बोल रहे हैं जो पार्टी आदेश देगी वो काम मैं करने को तैयार हूँ।
और देखते हैं क्या होता है 2023 में, क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ पाती है, बहुमत से सरकार बना पाती है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।